आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। नेपाल की सियासत, राष्ट्रपति ने भंग की संसद। कोरोना से जंग में कमजोर पड़ा भारत का अटैक। कोरोना से होने वाली मौतों पर बोला WHO, संख्या बहुत कम बताई गई। एयर इंडिया के सर्वर पर साइबर अटैक, यात्रियों के पासपोर्ट से क्रेडिट कार्ड तक का डेटा लीक। लालू की बेटी रोहिणी के जवाब में मोर्चा लेने उतरी मांझी की बहू। LAC पर अलर्ट, सेना प्रमुख ने चीनी हरकतों से सेना को सतर्क रहने को कहा। इजराइल और हमास में लड़ाई रुकी, दोनों कर रहे हैं जीत का दावा। एशिया के दूसरे अमीर शख्स बने गौतम अडानी। दिया मिर्जा के चेहरे पर कई चोटें देख घबराए फैंस, प्रेग्नेंट एक्ट्रेस ने बताई सच्चाई तो आई जान में जान। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ी गई, टीम इंडिया को होगा फायदा। नेपाल की सियासत ने नई करवट ली है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद को भंग करते हुए मध्य अवधि चुनाव का ऐलान किया है। चुनाव 12 और 19 नवंबर को होंगे। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने शेर बहादुर देउबा और KP शर्मा ओली दोनों के सरकार बनाने के दावों को खारिज कर दिया है। 149 सांसदों के हस्ताक्षर सहित कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पत्र लेकर पहुंचे विपक्षी गठबंधन के नेताओं को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कहा था कि वह इस विषय में कानून भी देखेंगी। माओवादी केंद्र के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ के अनुसार राष्ट्रपति ने कहा है कि प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली भी बहुमत का दावा करने के लिए आए थे। इस विषय में कानून देखा जाएगा। पिछले 40 दिनों के भीतर देश में करीब 50% की गिरावट दर्ज की गई है। इस समय देश जब कोरोना संक्रमण के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है तो टीकाकरण में गिरावट आने को विशेषज्ञ बेहद गंभीर और चिंताजनक मान रहे हैं। पिछले माह अप्रैल में टीकाकरण में खासा तेजी दर्ज की गई थी, पर अब मई आते ही रोजाना लगने वाली खुराकों की संख्या आधी रह गई है। गौरतलब है कि 1 मई से 18 साल के ऊपर वालों के लिए टीकाकरण शुरू हो गया था। COVID-19india.org के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में जब संक्रमण ने जोर पकड़ा तो टीकाकरण में तेजी आई थी और 10 अप्रैल को 36,59,356 खुराकें एक दिन में लगाई गई, जो अब तक का एक दिन में किया गया रिकॉर्ड टीकाकरण है। पर इसके बाद रोजाना उपयोग होने वाली खुराकों की संख्या में कमी आने लगी। 21 मई को 24 घंटे के भीतर 17,97,274 डोज ही लगाई गई। इन 40 दिनों के भीतर टीकाकरण में 50.88% गिरावट दर्ज की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को कहा है कि 2020 में दुनिया भर में COVID-19 से कम 30 लाख लोगों की मौत होने का अनुमान है, जो मृतकों के 18 लाख के आधिकारिक आंकड़ों से लगभग दोगुनी अधिक है। संगठन का कहना है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों की संख्या बहुत कम बताई गई है। WHO ने अपनी विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट में कहा है कि 31 दिसंबर 2020 तक दुनिया भर में 8 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे और 18 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी थी। एयर इंडिया सहित वैश्विक एयरलाइंस कंपनियों पर एक बड़े साइबर अटैक में 45 लाख यूजर का डेटा लीक हो गया है। पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड सहित कई अहम डेटा में सेंध लगा दी गई है। जिन एयरलाइंस कंपनियों पर यह साइबर अटैक हुआ है उनमें मलेशिया एयरलाइंस, फिंगर एयर, सिंगापुर एयरलाइंस, लुफ्थांसा और कैथे पैसिफिक भी शामिल है। ट्विटर की लड़ाई में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की पुत्री डॉक्टर रोहिणी आचार्य क्या शामिल हुई? उनके पक्ष और विपक्ष में कई मोर्चे खुल गए। आचार्य और पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बीच 2 दिनों तक खूब वार पलटवार चला। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी भी इस लड़ाई में शरीक हो गई। यह दीपा की संभवतः पहली राजनीतिक टिप्पणी है जो उन्होंने अपने ससुर के बचाव में की है। जीतन राम मांझी के पुत्र
संतोष मांझी नीतीश कैबिनेट में लघु जल संसाधन मंत्री है। दीपा उनकी पत्नी है। ट्विटर लड़ाई के नए मोर्चे पर लालू प्रसाद और जीतन राम मांझी की दूसरी पीढ़ी आमने सामने आ गई है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बीते एक साल से जारी सैन्य गतिरोध के बीच सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने अरुणाचल प्रदेश सेक्टर से लगी उत्तरी सीमा पर सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेते हुए समीक्षा की है। सेना प्रमुख ने इस दौरान सैनिकों की जबरदस्त सजगता की तारीफ करते हुए LAC पर बेहद सतर्क रहने और सीमा के उस पार से चीनी गतिविधियों को लेकर अलर्ट रहने को कहा है। इजराइल और फिलिस्तीनी चरमपंथी हमास के बीच संघर्ष विराम हो गया है और दोनों इसे अपनी जीत बता रहे हैं। संघर्ष विराम के लागू होते ही बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी लोग गाजा में सड़कों पर उतर जश्न मनाने लगे। हमास ने चेतावनी दी है कि उनके हाथ ट्रिगर से हटे नहीं है, यानी वो हमले की स्थिति में जवाब देने के लिए तैयार है। दोनों पक्षों ने 11 दिन की लड़ाई के बाद आपसी सहमति से संघर्ष विराम का फैसला किया। इस दौरान 240 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर मौतें गाजा में हुई हैं। भारत के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी ने चीन के झोंग शानशान को पछाड़कर एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक संपत्ति के मामले में गौतम अडानी ने चीन के झोंग शानशान को पीछे छोड़ उनका स्थान ले लिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने शुक्रवार को अपने फैंस को चौंका दिया। दरअसल दिया ने एक तस्वीर सोशल मीडिया में पोस्ट की जिसमें उनके चेहरे और हाथों पर चोट के कई निशान नजर आ रहे थे और वो कुर्सी पर ध्यान मुद्रा में आंखें बंद किए हुए बैठी हुई थी। इस फोटो को पोस्ट करने के बाद दिया के फैंस चिंता में पड़ गए और उनके कुशल क्षेम पूछने लगे। हालांकि दिया ने इस चोट की असलियत भी साफ कर दी। फोटो में दिया किसी पहाड़ी लोकेशन पर नदी किनारे बैठी हुई है। इस फोटो के साथ दिया ने लिखा, मेडिटेशन बहुत शक्तिशाली है, काश हर व्यक्ति इसे समझ पाता। यह जीवन बदलने वाली चीज है, चाहे मैं घर पर हूं या काम पर, मेडिटेशन मेरी हर दिन का हिस्सा है। असल में दिया ने यह तस्वीर वर्ल्ड मेडिटेशन डे के उपलक्ष्य में पोस्ट की थी। साथ ही उन्होंने बताया है कि काफिर की BTS यानी बिहाइंड द सीन फोटो है। इसमें उनकी चोटें असली नहीं है। बता दें, काफिर वेब सीरीज 2019 में रिलीज हुई थी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट फॉर्मेट की सबसे बड़ी टक्कर 18 जून से साउथहैम्पटन के मैदान में होगी। दोनों ही टीमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में एक दूसरे से लोहा लेंगी। इंग्लैंड की धरती पर होने वाले इस मैच में न्यूजीलैंड को प्रबल दावेदार बताया जा रहा है, क्योंकि वहीं का मौसम और पिच कीवी टीम को रास आती है। न्यूजीलैंड में भी स्विंग और तेज गेंदबाजों के मुफीद पिच होती है। ऐसे में जाहिर तौर पर उनके बल्लेबाजों और गेंदबाजों को ऐसे माहौल में खेलने का ज्यादा अनुभव है। हालांकि आपको बता दें, इसके बावजूद टीम इंडिया के पास जीतने के कई मौके हैं। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी तो बेहद मजबूत है, लेकिन उसकी बल्लेबाजी में अनुभव और फॉर्म की कमी है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।